नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जेई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, व्हेन द स्विच एस इन द सर्किट सोन इज क्लोज्ड देन द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी। तो आई की वैल्यू हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो अब कैसे करेंगे यहां पर देखते हैं जरा। जैसे ये जो सर्किट आपको दिया गया है इसमें अलग अलग जगह पर पोटेंशियल डिप यहां पर जो है जनरेट कर दिया गया। जैसे यहां पर 20 वोल्ट, वहां 10 है और ये ग्राउंडेड है तो इसका 0 हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है इस करंट को। तो आप सोचो कि अगर आपको इस पॉइंट का, ये जो सी पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल पता चल जाए, तो अगर पोटेंशियल पता चल जाएगा तो यहां पर V है, यहां 0, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेंगे। V माइनस 0 मतलब V ही हो जाएगा। और I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो I इज इक्वल टू जब हम V बाई आर लिखते हैं, आप ये चीज ध्यान रखेंगे, V बाई आर लिखते हैं जब हम लोग, तो यहां पर जो ये V होता है ये पोटेंशियल नहीं होता है बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और अगेन हाई माइनस लो होता है। ठीक है, अगेन ये हाई माइनस लो रखेंगे आप। ठीक है, डिफरेंस वैसे भी हम लोग नॉर्मली भी समझते हैं कि डिफरेंस में हम लोग साइन नहीं रखते हैं। तो यहां पर आप इस चीज को ऐसे समझें कि ये हाई माइनस लो ही होता है, क्योंकि जब हम लोगों ने डेराइव किया था तो I इज इक्वल टू NAVD से डेराइव किया गया था यहां पर। और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म आया था, और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसकी जगह पर हम लोगों ने V डिवाइडेड बाई L रखा था। ठीक है, और V बाई L यानी कि V बाई D वाला फार्मूला है, और यहीं से ये V आया था। और यहां पर जो V बाई D वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो हमें पता है कि यहां पर VH माइनस VL होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये हाई माइनस लो लिखा जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर V माइनस 0 लिखेंगे डिवाइडेड बाई R और आपको I मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये बस V पता चल जाए कैसे भी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखो यहां से करंट आ रही I1, यहां से करंट आ रही I2, और दोनों मिलकर हो गई I। ठीक है, ये ऐसे ओपन सर्किट नहीं है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यहां पर ओपन सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रही, तो ओपन सर्किट नहीं, ये 20 है ना, और ये ग्राउंड है 0। तो ये 20 वोल्ट अगर जनरेट किया गया है तो इसका मतलब यहां पर एक बैटरी से ही इसे कनेक्ट किया गया होगा, और उसकी वजह से यहां पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। ठीक है, तो वो कनेक्शन पूरे दिखाए नहीं जाते हैं कई बार। तो अगर यहां पर 20 वोल्ट है तो ऐसे थोड़े आ जाएगा हवा में। ठीक है, वो 20 वोल्ट कहां से आएगा, बैटरी से ही आएगा। तो बस ऐसे दिखा दिया जाता है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट है, और वो बैटरी के थ्रू ही डेवलप किया जाता है। लेकिन उसे पूरा दिखाने की बजाय ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो एक तरह से यहां पर अगर हम I करंट की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I को कैसे लिखेंगे, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई R, R का मतलब 2 हो गया, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से जब हम I1 लिखेंगे तो 20 है और ये V करंट ऐसे जा रही है, तो 20 माइनस V, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 2, और I2 क्या लिखेंगे, इधर 10 है, यहां पर V है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस V।
जब करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है तो इसका मतलब ये हाई होगा और ये लो होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर 10 माइनस वी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करके यहां से v निकाल लेंगे, और अगर v पता चल गया तो हमें i पता चल जाएगा। i1 भी पता कर सकते हैं, i2 भी पता कर सकते हैं, जो भी पूछा जाए। तो हमसे यहां पर पूछा गया है सिर्फ i, तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया v/2, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 40 माइनस 2v प्लस 10 माइनस v आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाई 2, 40, और ये कितना है 10, 50 माइनस ये हो जाएगा 3v डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये 4 इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एक तरह से ये हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 50 माइनस 3v, यानी कि 5v आ जाएगा। 5v इज इक्वल टू 50, इट इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो गया। अब आपको निकालना है i, देयरफॉर i इज इक्वल टू v माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 एम्पीयर। ठीक है, आगे फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो वही है, फिर जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले। तो उसमें आप वैसे ही जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में देखा था वैसे आप यहां पर देखेंगे कि सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चंस दिए गए। उसके बाद फिर उसमें भी शॉर्ट सर्किट की भी कंडीशन आएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज की भी कंडीशन आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस आपको आगे कराए जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, इसमें जितने हम करा दें उतने ही आपके लिए मेन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। होते तो और भी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी होती हैं। जैसे अगर हम इंजीनियरिंग लेवल पर जाएं तो वहां पर स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन टाइप की भी चीजें आती हैं, बट वो सब आपके लेवल की चीजें हैं नहीं, तो आपके मतलब का है नहीं। कुछ बुक्स वगैरह में या कुछ जगह पर लोग बता देते हैं ऐसे, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। कभी क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं गए, सिंपल क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो हम लोग इतने कॉम्बिनेशंस पर रहेंगे, और इसमें बस हम सिमेट्री का केस और इनफाइनाइट सीरीज का केस, दो केस एक्स्ट्रा आपको करा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही टाइप की चीजें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं दिया गया बट थोड़ा थोड़ा दिया गया है। तो सीरीज ये जो है इनफाइनाइट सीरीज वाला केस और सिमेट्री का केस, ये दोनों केस हम लोग करेंगे, लेकिन कैपेसिटर में हमने नहीं कराया था, इसलिए क्योंकि दोनों के मेथड्स एक जैसे होते हैं। जैसे आप रेजिस्टेंसेस में करेंगे वैसे ही बिल्कुल आप करेंगे कैपेसिटर में, पूरा प्रोसीजर एक जैसा रहता है। तो दोनों को हमें एक साथ देखना है। तो यहां पर हम रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे और कैपेसिटर के भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वो तो बात की बात है, ये अभी हम लोग सिंपल जो केसेस हैं वो करते हैं। यहां पर हमने कोशिश की है कि आपको वो सर्किट्स ना दें जो आपको कैपेसिटर में हम दे चुके हैं, क्योंकि वही सर्किट देंगे तो फिर वही प्रोसीजर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो वो तो हमें पता ही है। देखो यहां पर ये भी है कि जैसे कैपेसिटर के जितने क्वेश्चंस थे उसको हमने कैसे कैसे सॉल्व किया था वो आपको पता ही है। तो वहां सारे क्वेश्चंस में कैपेसिटर हटा दो और सबकी जगह रेजिस्टेंस लगा दो, तो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन प्रोसीजर तो वैसे रहेगा कि क्या सीरीज है क्या पैरेलल। वैसे यहां पर हमने कुछ नए सर्किट देने की कोशिश की है, तो इन सारे सर्किट्स को रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको कैपेसिटर के फॉर्म में करना हो तो सारे रेजिस्टेंस हटा दो, कैपेसिटर लगा दो, नया क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, कैपेसिटर का डायग्राम बनाइए, पहला वाला जो है। क्वेश्चन नंबर 14। जो डायग्राम क्वेश्चन में बना है वो तो आप तुरंत बना लिया करो बिना देखे कुछ। ठीक है, फिर जो दूसरा डायग्राम रहेगा वो आप देखकर बनाएंगे अपने हिसाब से अगर सॉल्व। क्या आएगा? नहीं, 1 आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये दिया गया है।
हमने आपको क्या बताया था जब आपको क्वेश्चंस कराए गए थे कैपेसिटर वाले, कि जो अननेसेसरी जंक्शंस बनाए जाते हैं, जंक्शन का मतलब जहां पर दो से ज्यादा यहां पर पॉइंट्स या वायर्स आकर कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये है तो इसको जंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है, दो ही है। लेकिन अगर इसमें हम एक तीसरी लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब ये तीन वायर कर दें, तो अब इसको क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। ये चीज किरचॉफ लॉ में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जंक्शन हो गया। तो जो अननेसेसरी जंक्शंस बना दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है बट वो बने हुए हैं वहां पर, वही हमारे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो हमें करना क्या रहता है क्वेश्चंस में, जो ये अननेसेसरी जंक्शंस होते हैं इन्हीं को हम कोशिश करते हैं हटाने की। और अगर उनको हटाते हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है या हमें समझ में आने लगता है क्या है सीरीज क्या पैरेलल है। ठीक है, ये कोई ऐसा 100% ऐसा नहीं है कि यही बस एक तरीका है, ये मेथड नहीं, बट ये थिंक करने का मेथड है कि हम सोचे कैसे, हम प्रोसीड कैसे करें। तो यहां पर कई चीजें होती हैं, तो उसमें एक ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि अननेसेसरी जो पॉइंट्स हैं उनको आप हटा दो। तो जैसे आप देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही तो है, बीच में कोई रेजिस्टेंस तो लगा नहीं है। तो अगर ये दोनों सेम पॉइंट है तो हम इसे सीधे यहीं जोड़ देते, दो जंक्शन बनाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, मतलब इसे उठाकर हम इसी पॉइंट पर जोड़ सकते थे इस तरह से। ठीक है, जैसे इसे हम ऐसे जोड़ देते और इसे ऐसे जोड़ देते, तो वो अननेसेसरी वाला जो जंक्शन था वो गायब हो गया। ऐसे ही काम हम यहां कर सकते थे, इसे डायरेक्ट यहां से जोड़ते और इसे डायरेक्ट इधर से जोड़ देते, और वही काम हम यहां पर कर सकते थे ऐसे। ठीक है, सीधे हमने जोड़ दिया, तो वो जो तीन जंक्शन फालतू के थे वो यहां से गायब हो गए। अब जब ये हमने काम कर लिया तो हमें समझ में आने लगा यहां पर तुरंत कि ये जो 2 और 2 ओम है ये कैसे हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में हो जाएगा 1 ओम, R बाई एन वाला कॉन्सेप्ट। 2 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1 ओम। 4 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, सब पैरेलल में थे। और फिर अगर आप चाहें तो एक डायग्राम और बना सकते हैं कि यहां पर इस तरह से ये प्रॉपर वे में देखा जाए तो बन गया, ये बी हो गया पॉइंट, ये ए हो। तो एक ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम और दो रेजिस्टेंस यहां पर लगे हैं। ठीक है, एक ये 2 ओम हो गया और एक ये 1 ओम और 1 ओम, तो यहां पर ये हो गया 1 ओम और ये 1 ओम। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि ये दोनों है सीरीज में, और देन 2 और 2 पैरेलल में। तो जो आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी वो 1 ओम हो जाएगी। ठीक है, वही जैसे अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो वो तो खैर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आर बाई एन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं जब पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस होते हैं, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वहां पर, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि यहां पर ये जैसे आप पॉइंट्स देखो, तो ये अननेसेसरी के जंक्शन से तीन है, तो ये जंक्शन हो गया, तो ये अननेसेसरी का जंक्शन है, ये अननेसेसरी जंक्शन बना दिया गया। आप यहां पर सोचो कि ये जो 8 ओम है, चलिए ये मान लेते हैं ये तो सब बीच में कनेक्ट है एक दूसरे से, लेकिन ये जो इधर वाला एंड है वो यहां पर जंक्शन बना दिया गया, जबकि ये पॉइंट डायरेक्टली कहां से कनेक्ट है, ए से। तो हम इस रेजिस्टेंस को यहां ना कनेक्ट करके हम डायरेक्ट यहीं कनेक्ट कर देते। ठीक है,
और ऐसे ही यहां ना कनेक्ट करके डायरेक्टली हम यहां कनेक्ट कर देते ऐसे, और वैसे ही हम यहां से हटा के इसे यहां कनेक्ट कर देते, और ये वाला जो पॉइंट है यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस इसको यहां कनेक्ट कर देते। और जैसे ही आपने ऐसे कनेक्ट किया तब आपको समझ में आने लगा होगा कि यहां पर ये जो 8 और 2 है ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में। और फिर ऐसे ये 4 और 6 भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच हैं, कैसे हैं, पैरेलल में। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें यहां पर पैरेलल में, तो R1 R2 मतलब 16 और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, मतलब 1.6 हो गया। और ऐसे ही अगर हम इसे सॉल्व करें पैरेलल में, तो ये 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2.4 हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एक डायग्राम और बना सकते हैं यहां पर। यहां चूंकि हमें समझाना है तो हम बना दे रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप खुद ही सोचो कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो बिना डायग्राम बनाए भी आप कर सकते हैं, बट मैं बना देता हूं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 3 ओम, और यहां पर ये बीच में आ जाएगा कितना, दोनों ऐड हो जाएंगे 1.6 एंड 2.4, तो ये आ जाएगा 4 ओम। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, तीनों पैरेलल में है, इसलिए 1 अपान आर ए बी इज इक्वल टू 1/3, 1/6, सॉरी 1/4 एंड प्लस 1/6। एलसीएम हम ले सकते हैं 12, तो 4 प्लस 3 प्लस 2, 9 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा 3/4। तो फिर जो आर ए बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, क्या आएगा 4R/3। तो ये क्वेश्चन भी जैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो वहां पर कैपेसिटर में आपको ऐसे सर्कल के फॉर्म में बनाकर दिया गया था, यहां पर बस उसी को क्या कर दिया गया, स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया गया। तो मेथड वही हम लोग अप्लाई करेंगे जैसे वहां पर हम लोगों ने किया था, कि जैसे ये पॉइंट है तो ये आपस में सब कनेक्ट है, लेकिन ये ना तो ए से कनेक्ट है ना बी से, तो इसे हम कुछ नाम दे देते हैं एक्स। और बाकी ये पॉइंट अगर आप देखो तो डायरेक्टली यहां से कनेक्ट है बी पॉइंट से, और ये पॉइंट भी देखो आप डायरेक्टली यहां पर कहां से कनेक्ट है, बी से, और ये पॉइंट भी डायरेक्टली बी से कनेक्ट है। ठीक है, तो एक तरह से ये सब है तो बी ही, ठीक है, जो चारों तरफ है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो सभी पॉइंट एक ही जैसे माने जाएंगे। तो अब यहां सिचुएशन क्या है, आप अगर देखें तो आपके पास यहां पर 3 पॉइंट हो गए, एक हो गया यहां पर ए, एक हो गया बीच में एक्स, और एक हो गया बी। अब आप ये वाला एक रेजिस्टेंस देखो, ये ए और एक्स के बीच में कनेक्ट है, तो एक रेजिस्टेंस तो हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया ए और एक्स के बीच में आर, और दूसरे ये जो 3 रेजिस्टेंस बचे हैं, ठीक है, ये एक्स और बी के बीच, एक्स और बी, एक्स और बी, तो बाकी के जो बचे हुए तीनों हैं वो हम कनेक्ट कर देंगे यहां पर एक्स और बी के बीच में। ठीक है, ये सिचुएशन यहां पर डेवलप हो गई। अब अगर आप इस कंडीशन को देखें तो ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा R/3, और ये उसके साथ सीरीज में, तो जो आर ए बी की वैल्यू है वो हो जाएगी R प्लस R/3 दैट इज 4R डिवाइडेड बाई 3।
यहाँ पर जो ये ऐसे दिखा दिया गया है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में जंपर बोलते हैं, ठीक है, कि यहां से ये वायर जंप करके दिखा दिया गया, मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है। जैसे जब हम कहीं पर ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है, मतलब यहां से आने वाली करंट इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे दिखा दिया जाए कि ये वाला वायर आया यहाँ पर और ये ऐसे निकल गया, तो यहां से आने वाली करंट इधर ही जाएगी, इधर और इधर जाने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं। तो ये जो यहां पर है ये एक्चुअल में यहां पर कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे है कि जब ये कनेक्ट नहीं है तो हम इसको घुमा दें, जैसे वायर्स नहीं होते उलझ जाते हैं तो उसको हम ऐसे यहां पर घुमा घुमा के सही कर लेते हैं, तो ये ऐसे आप घुमा दो। तो ये देखा जाए तो जब ये आपस में कनेक्ट नहीं, तो ये 8 ओम जो है इससे ये 6 वाला कनेक्ट है और जो 2 है उससे 4 वाला। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा के बना दें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे कनेक्ट हो गया और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये 6 ऊपर चला गया और ये 4 नीचे आ गया, मतलब यही वायर ऐसे था, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई। तो इस बेसिस पर अगर आप देखें तो ये दोनों हो गए सीरीज में, मतलब कितना है ये 14, और ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, ये हो गया 6 और फिर ये दोनों हो गए पैरेलल में, 4.2 आ जाएगा। तो ये जो आर ए बी है, R1 R2 14 into 6 divided by 14 plus 6, 14 into 6 divided by 20, 42 divided by 10 या फिर 4.2। निकाला किसी ने 1। आगे सभी का, इसमें भी आप यहां पर देखेंगे कि जो अननेसेसरी जंक्शंस होते हैं वही हमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उनको आप हटा दो, ठीक है। जैसे आप देखो ये दोनों पॉइंट यहां पर ये है तो डायरेक्टली कनेक्ट, तो ये बीच में ये वायर लगाने की जरूरत नहीं थी, हम ये रेजिस्टेंस उठाकर सीधे यहां कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे अगर आप ये देखो पॉइंट, ये जो बीच में ऐसे बना दिया गया, तो ये पॉइंट डायरेक्टली ए से ही तो कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो यहां पर पॉइंट है, यानी कि 2 रेजिस्टेंस का एक जो एंड है वो यहां से कनेक्ट है और जो दूसरा एंड है वो यहां से। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये यहीं पर कनेक्ट है ऐसे, ठीक है। और ऐसे ये वाला अगर देखो आप,
तो ये वाला पॉइंट डायरेक्टली कहां से कनेक्ट है, बी से, तो ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है वो यहां पर ऐसे कनेक्ट हो गया, तो ये जितना पार्ट था ये हट गया यहां से, ठीक, ऐसे हो गया ना। अब जैसे आपने ये किया आपको समझ में आ गया ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, ये हो जाएगा 1 ओम, ये दोनों भी पैरेलल में, कितना हो गया 1 ओम, और ये 1 और 1 हो जाएगा 2, और देन 2 और 2 फिर से पैरेलल में हो जाएंगे 1 ओम। आर ए बी इज इक्वल टू 1 ओम। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपसे रेजिस्टेंस कहा गया है ए और बी के बीच फाइंड करना है और ए और डी के बीच। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने जैसे आपको एक क्वेश्चन कैपेसिटर में ऐसे कराया था, तो उसमें इस तरीके से ऐसे था, कंडीशन दी गई थी, फिर दो इन पॉइंट के बीच कैपेसिटेंस निकालना था और फिर इन दोनों पॉइंट या ये वाला पॉइंट था कुछ था, तो ऐसे वहां पर अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकाल के उसका रेशियो निकालना था। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होते हैं मतलब जिनके बीच में आपको कैलकुलेट करना होता है रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस, तो उसी पॉइंट के बीच में हम मानते हैं कि हमने बैटरी को कनेक्ट किया है। तो वही कंडीशन हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। जैसे उसने कहा ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट, ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में ही आपको बैटरी को कनेक्ट करना है। तो हमने ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी। अब ये कनेक्ट ऐसे सिर्फ कनेक्ट करके हमें देखना है कि ऐसा करने से होगा क्या। तो अगर हमें बैटरी ए और बी के बीच रेजिस्टेंस चाहिए तो ए और बी के बीच ही बैटरी आपको कनेक्ट करेंगे। अब जब यहां बैटरी कनेक्ट कर दिया तो यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, तो करंट जब यहां फ्लो करेगी सब कहीं, तो करंट इसमें नहीं जाएगी, इसमें करंट हो जाएगी 0। अब जैसे यहां पर करंट क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि बैटरी से अगर आई करंट निकलेगी, जितनी भी करंट निकलेगी यहां पर, तो उतनी ही करंट बैटरी में एंटर भी करेगी। ठीक है, जैसे इससे आई करंट निकली तो आई करंट इसमें एंटर भी करेगी, तो यहां पर करंट फिर नहीं फ्लो कर सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसमें करंट अगर जाएगी तो उसके वापसी का रास्ता नहीं। जैसे कुछ लोग को नहीं समझ में आता, कहते हैं नहीं करंट जैसे यहां से यहां तक तो है रास्ता, तो करंट यहां तक तो जानी चाहिए, तो यहां कैसे चली जाएगी। ऐसा थोड़े कि यहां पर जाएगी फिर यहां पर खड़े होकर नीचे झांक के देखी कूदें कि ना कूदें। ठीक है, तो ऐसे तो करंट यहां पर जाएगी नहीं, क्योंकि उसको वापस भी तो आना है। तो ऐसा थोड़े कि यहां तक करंट जाके रुक जाएगी। करंट का मतलब पूरा चार्ज का क्लोज सर्किट में फ्लो, तो इसका मतलब करंट इसमें नहीं जाएगी, और जब करंट इसमें नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया बेकार।
जब रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं जा रही है तो उस रेजिस्टेंस के लगे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। ऐसे ही आप यहां देखो, ये भी ओपन है, तो अगर मान लिया कहीं से भी करंट आके आप सोचो इधर करंट चली जाए, तो फिर वो रिटर्न होकर कहां से आएगी? ठीक है। और ये भी नहीं होता है कि यहां तक गई, देखा आगे रास्ता नहीं तो वापस आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। करंट के जाने और आने के रास्ते सेम नहीं हो सकते हैं कहीं पर भी। जाने का रास्ता जो होगा, आने का उसके पास दूसरा रास्ता होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहां पर है कि इधर जाएगी करंट तो इसका मतलब ये हाई होगा, ये लो होगा। ठीक है, तो वापस थोड़े उसमें रिटर्न हो सकती, वैसे ही जाएगी। तो इसका मतलब ओपन सर्किट की कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि अगर इधर करंट चली गई तो फिर करंट वापस कैसे आएगी? तो ये जो रेजिस्टेंस है, अगेन इसमें कोई करंट नहीं जाएगी और ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये दो रेजिस्टेंस बेकार ही हो गए, इनका कोई मतलब ही नहीं, तो इनको हटा दो। और इनको हटाने के बाद जो सर्किट बचता है, उस सर्किट को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या बचेगा। ठीक है, ये यहां पर इतना सर्किट बचेगा, बाकी इधर के दोनों पार्ट हटा देंगे। अब आप देखो यहां पर अगर ये है, तो फिर ये इतना जो ये पार्ट है, इसके ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में 10 10 और 10, तो ये कितना हो गया? 30 ओम। और 30 ओम और ये जो 10 ओम है, ये कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। इसका मतलब ये जो 30 है और ये 10, अगर हम यहां से ये पूरा काउंट करें ऐसे, ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों आपको मिल रहे हैं पैरेलल में। पैरेलल का मतलब ये हो जाएगा 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 10। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये दोनों हो गए पैरेलल में। अब अगर आप इस रेजिस्टेंस को यहां से हटाओगे, ये पूरा, तो इसकी जगह पर इन दोनों पॉइंट के बीच में ही तो हमने कैलकुलेट किया ना ये दोनों, तो ये हट गया पूरा और इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो वो इसके साथ कैसे हो जाएगा? सीरीज में। दैट मीन्स जो आर ए बी की वैल्यू है, वो पहले आएगा 10, फिर ये रेड वाला जो लिखा गया है वो आएगा, दैट इज 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 10, मतलब 40 हो गया, और प्लस यहां पर ये वाला 10। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 27.5। नोट कर लिया? बिल्कुल सिमिलर वे में आप निकालेंगे ए एंड डी के बीच में। क्या आएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, ए और डी के बीच में आ जाएगा 30 ओम। तो ए और डी के बीच में करना है, तो ऐसे ही आप यहां पर ये सोचेंगे कि बैटरी जो है वो ए और डी के बीच में कनेक्ट की गई है यहां पर। तो अगर हमने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया यहां पे ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में बैटरी को अगर हमने कनेक्ट किया है, तो फिर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आप यहां पर देखो, करंट का जो भी फ्लो होगा वो इसमें नहीं जाएगा, मतलब इस वाले में करंट जीरो हो जाएगी, यानी कि ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा। और ये भी ओपन है, इसमें करंट जीरो, तो ये भी रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस यहां पर चले गए। अब इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा के जो सर्किट बन रहा है वो हम लोग देख लें यहां पर।
ठीक है, जिसमें करंट नहीं जा रही उन दोनों सर्किट्स को यहां पर से हटा दिया गया, मतलब ये जो इतना पार्ट था और ये वाला पार्ट। तो आप ये दोनों अगर आप देखें तो ये 10 और 10 दोनों हो गए सीरीज में, दैट इज 20 ओम, और ये दोनों 10 और 10 ये भी सीरीज में हो गए, कितना है 20 ओम, ठीक है। तो और 20 एंड 20 ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो यहां पर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो ये 10 और ये 10 और ये 10 तीनों हो जाएंगे सीरीज में। तो जो आर एडी की वैल्यू है वो हो जाएगी 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30। In the circuit, the potential difference across PQ will be nearest to, जो PQ पार्ट है उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखो ये पूरा रेजिस्टेंस तो 100 ही है ना, 100 ओम का है, बस इसके दो पार्ट कर दिए गए। उसने बता दिया कि यहां पर एक पॉइंट है जिसको हमने Q कह दिया, और Q के ऊपर का पार्ट है उसका 80 ओम है, और Q के नीचे वाला जो पार्ट है उसका 20 ओम है। तो इसका मतलब अगर आपको यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मान लेते हैं कुछ ऐसे V नॉट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर ही तो होगा, और जो करंट है वो यहां से मान लेते हैं, चलिए जैसे इसमें कुछ दिखाया तो गया नहीं है, ठीक है, जैसे इसमें प्लस माइनस तो दिखाया नहीं गया, तो आप कैसे भी मान लो उससे कोई फर्क फिर नहीं पड़ेगा। तो आप मान लो इधर की साइड में प्लस है और इधर की साइड में माइनस, ये सिर्फ अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसने बस डिफरेंस पूछा है। तो आप चाहे ऐसे करंट का फ्लो करा दो चाहे ऐसे करा दो, उससे करंट के अमाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो मान लेते हैं इधर प्लस होगा इधर माइनस, जैसे ये कोई बैटरी है तो उसमें वोल्टेज भी दिया गया और रेजिस्टेंस भी दिया गया। तो करंट का ऐसे फ्लो स्टार्ट हुआ, करंट ऐसे फ्लो करते हुए जाएगी और वापस बैटरी में एंटर कर जाएगी, सब कहीं करंट क्या रहेगी आई के बराबर। तो अगर ये करंट आपको पता चल जाए तो आप यहां का वोल्टेज बता सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू 20, ठीक है, और उससे हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये जो करंट है वो हम अगेन वैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, और v तो यहां पर एक ही जगह दिया गया है कितना 48, तो 48 यहां पर रखा हमने, दिस इज इक्वल टू 48, और नीचे हो जाएगा कितना 300। भाई सब सीरीज में ही तो है, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया और ये 100 हो गया, तो टोटल हो गया 300। कितना आ जाएगा 0.16 आएगा ना, ये 100 ये 16 0.16 ये करंट हो गई यहां पर। देयरफॉर जो V नॉट की वैल्यू है वो I इंटू 20 हो जाएगी यहां पर,
ये वी नॉट निकालना, आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू कितनी 0.16 और ये इंटू हो गया 20, कितना जाएगा 3.2 वोल्ट। ट्वेंटी का फोर्थ ऑप्शन करें। नेक्स्ट ट्राई करिए 21, थर्ड ऑप्शन, थर्ड, फर्स्ट, ट्राई करो सभी। निकाला और लोगों ने, क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन ही आ जाएगा। यहां पर आपसे कहा गया टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी। ठीक है, बैटरी से टोटल करंट कितनी सप्लाई होगी, जैसे मान लेते हैं आई करंट यहां से चल रही, तो अगेन आप यही तो करेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आप यहां पर पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। अब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप देखो ये जो पॉइंट है ये यहां से ही तो कनेक्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर यहां से कनेक्ट है तो दोनों ये कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो 6 इंटू टू R1 R2, ये R1 R2 बान R1 प्लस R2 इसीलिए आपको लिखवा दिया गया था। आप देख सकते हैं कितनी जगह पर दो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 1.5 ही आ जाएगा। और फिर ये 1.5 1.5 हो जाएगा 3, और 3 और 3 हो जाएंगे पैरेलल में, मतलब अगेन 1.5। ठीक है, हम यहां पर ऐसे बना देते हैं एक और डायग्राम। 1.5 एंड 1.5, ये हो जाएगा 3 ओम और ये हो जाएगा 3। ये दोनों यहां पर हैं पैरेलल में, ये हो जाएगा 1.5 ओम, और करंट आपको यहां से बतानी है क्या हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, 6 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट इज 4।
क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन यहां पर आ जाएगा 3 ओम। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। Three resistances of 4 ohm each are connected as shown in figure. If the point D divides the resistance into two equal halves, the resistance between point A and D will be. A और D के बीच में आपको यहां पर बताना है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो जबकि उसने कहा D जो है ये 2 पॉइंट में इसको डिवाइड कर रहा है। अब 2 पॉइंट में 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि आधा रेजिस्टेंस इधर चला गया और आधा रेजिस्टेंस उस साइड में, यही तो मतलब होगा। और D पॉइंट बीच में आ जाएगा। तो इसी को हम ऐसे मॉडिफाई करते रहे। आप दूसरा डायग्राम बना लेना, ठीक है। यहां पर ये D पॉइंट हो गया, इसको इधर हमने कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। तो जो रेजिस्टेंस था वो था 4 ओम का, तो हम 2 ओम इधर पार्ट में कर दे रहे हैं और 2 ओम इस साइड में कर दे रहे हैं, क्योंकि इसने 2 भागों में डिवाइड किया इसको। तो ऐसे हो गया। और ये यहां पर ए वाला पॉइंट इधर हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमें ए और डी के बीच में चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर ए से डी पर आते हैं तो ये दोनों हमें दिखते हैं सीरीज में। तो ये दोनों यहां पर कैसे हैं? सीरीज में ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 ओम। और ऐसे ही इधर का भी देखें आप, तो ये भी यहां पर सीरीज में है। कितना हो गया? 6 ओम, ठीक है। 6 और 6 पैरेलल में हो गए, कितना आ जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। सिक्स बाई टू दैट इज 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ वैल्यू आर इज इक्वल टू 10 ओम एंड ईच कैपेबल ऑफ कैरिंग अ मैक्सिमम करंट ऑफ 1 एम्पियर। यहां पर ध्यान देंगे, उसने क्या कहा? ईच कैपेबल ऑफ कैरिंग अ मैक्सिमम करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर की ही मैक्सिमम करंट एक रेजिस्टेंस यहां पर बेयर कर सकता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपने 1 एम्पियर से ज्यादा करंट दे दी तो वो डैमेज हो जाएगा। यही तो इसका मतलब हुआ। जैसे उसने जब कहा ईच कैपेबल ऑफ कैरिंग अ मैक्सिमम करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो इसका मतलब किसी भी एक रेजिस्टेंस को आप 1 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं दे सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सुइटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस ऑफ 5 ओम विच कैन कैरी अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। अब आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कितना हो? 5 ओम, लेकिन वहां पर वो करंट कितनी कैरी कर सके? 4 एम्पियर। द मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ द टाइप आर दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब इज। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको क्या थिंक करना है कि जो यहां पर करंट है टोटल, वो आपको देनी है 4 एम्पियर। और आप एक यहां पर ब्रांच जैसे ऐसे बना रहे हैं और इसमें चाहे जितने रेजिस्टेंस लगा डालो, ठीक है। चाहे 10 लगा दो, चाहे 20 लगा दो, चाहे जितने लगाओ। अगर आपने इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई है तो सबको 1 ही मिलेगी, ठीक है। यही तो होगा। रेजिस्टेंस चाहे जितने बढ़ाते चले जाओ, लेकिन करंट अगर आपने 1 एम्पियर की फ्लो कराई है तो 1 ही एम्पियर सब में करंट होगी, क्योंकि हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम रहती है, ठीक है। तो ये यहां पर पॉइंट क्या है कि हमें चाहिए 4 एम्पियर करंट। तो हम 4 एम्पियर इसमें तो फ्लो नहीं करा देंगे, क्योंकि इसको अगर हम 1 एम्पियर से ज्यादा फ्लो करा दिया हमने तो ये डैमेज हो जाएंगे सारे। तो इसका मतलब हुआ कि एक ब्रांच में 1 एम्पियर ही जा सकती है करंट। तो आपको अगर 4 एम्पियर यहां पर करंट डिवाइड करनी है तो कितने भागों में करोगे? 4 भागों में, 4 पार्ट में करेंगे। अब आप ये सोच सकते हैं नहीं 4 की बजाय हम 6 में भी तो कर सकते हैं, 8 में भी तो कर सकते हैं। तो 8 में कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 में कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने कम में किया तो प्रॉब्लम है। तो आप 4 से ज्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं? 4 से ज्यादा करेंगे तो यहां उसने कहा है था मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो अगर आपने यहां पर 4 पार्ट किए हैं, जैसे मान लिया 4 ब्रांच आपने ऐसे बना दी, ठीक है। तो सब में 1 1 एम्पियर की करंट चली गई।
मतलब हम एक ब्रांच में उतनी करंट भेज रहे हैं जितना वो मैक्सिमम बेयर कर सकता है, मतलब हमने मैक्सिमम सिचुएशन को कंसीडर कर लिया। अब आप चाहो तो यहां पर 5 और 6 कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी, नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेंगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा रेजिस्टेंस भी तो नहीं करने, रेजिस्टेंस तो उसने कहा है ना मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। तो मिनिमम नंबर के लिए आपको क्या करना होगा कि आप ये देखो कि जितना कोई मैक्सिमम बेयर कर सकता है उसकी मैक्सिमम सिचुएशन आप कंसीडर कर लो। तो जैसे हमने मैक्सिमम कंडीशन इसकी ले ली कितनी, 1 एम्पियर की है तो 1। तो अब 4 ही ब्रांच बन रही, तो यहां पर जितने रेजिस्टेंस आएंगे वही मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, अगर आपने यहां पर इससे कम कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कि प्रॉब्लम हो जाएगी कि करंट 1 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगी। तो 4 ब्रांच से कम नहीं कर सकते, मतलब 4 से कम नहीं कर सकते, और 4 से ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उससे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कितनी ब्रांच बनाएंगे, 4 ब्रांच बनाएंगे। तो यहां पर बना रहे हैं 4 ब्रांचेस, और इन सभी ब्रांचेस को हमने कनेक्ट कर दिया एक पॉइंट से ऐसे, और इसमें भेजेंगे हम कितनी करंट, 4 एम्पियर। तो ये करंट 4 भागों में बटेगी, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर हर एक रेजिस्टेंस बेयर कर सकता है, इसलिए यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस डैमेज नहीं होगा। ठीक, ये कंडीशन होगी। अब इसमें हमें रेजिस्टेंसेस लगाने हैं, लेकिन अब एक ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस लगाओगे ये तो अभी पता नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर ऐसे ही बना ले रहे हैं, एन के फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लिया यहां पर एक ब्रांच में एन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच तो पता हो गई, लेकिन एक ब्रांच में रेजिस्टेंस कितने ये हमें नहीं पता है अभी। तो हमने यहां पर मान लिया कि ये रेजिस्टेंस है आर वैल्यू का, ये आर का है, ये आर। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंसेस कितने हैं, एन। ठीक है, यहां पर हर एक ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो एन रेजिस्टेंसेस हम ऐसे लिखते रहे, एन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो अगर इसमें एन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन आर। इसमें भी एन रेजिस्टेंस है, एन आर। इसमें भी एन रेजिस्टेंस है, इसका भी एन आर हो गया, और इसके भी एन रेजिस्टेंस है, एन आर हो गया। ठीक है, और ये जो एन आर हमने बनाए हैं ये सब कैसे हैं, पैरेलल में। तो अगर हम आर इक्विवेलेंट देखें, आर इक्विवेलेंट, तो वो क्या हो जाएगा, एन आर डिवाइडेड बाई 4। यही तो हो जाएगा ना, पैरेलल में आर बाई एन होता है, लेकिन आर बाई एन में यहां आर एन तो है, मतलब आर तो है नहीं, एन आर है। तो एन आर बाई जितनी ब्रांच है तो कितना हो जाएगा, एन आर बाई 4। तो यहां पर हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देख रहे हैं, कितना उसने दिया है 5, और ये एन हमें निकालना है, और कैपिटल आर कितना दिया है 10, एंड डिवाइडेड बाई हो गया 4। दैट मींस एन इज इक्वल टू हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2। मतलब एक ब्रांच में 2 ही रेजिस्टेंस आपको लगाने, और टोटल कितने हो जाएंगे फिर, 8 हो जाएंगे। जब एक ब्रांच में 2 है, टोटल ब्रांच कितनी है 4, तो टोटल 8 रेजिस्टेंस यहां पर सिर्फ रिक्वायर्ड होंगे जो उसने कंडीशन दी उसके हिसाब से। दैट मींस यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट सर्किट केसेस पर। आपको याद होगा शॉर्ट सर्किट केस हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर में भी, यहां पर भी हम लोगों को शॉर्ट सर्किट केस देखना है। समझ लेते हैं थोड़ा जो पॉइंट है। शॉर्ट सर्किट केस, तो शॉर्ट सर्किट में देखो याद आपको क्या रखना है, वो सीधी सी बात, जैसे कैपेसिटर में था वैसे यहां पर रहेगा। कैपेसिटर में हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह से कोई भी कैपेसिटर है, उसके दोनों एंड एक ही पोटेंशियल पर आ गए, तो इस कैपेसिटर के अंदर किसी भी तरह का कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा और उसको हम हटा देते हैं। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन यहां पर है। और ये भी बताया गया था कि इस कैपेसिटर के मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर ही कनेक्ट हुआ, ऐसा जरूरी नहीं। एक क्या आप 10 कनेक्ट कर दो, लेकिन उन 10 का इक्विवेलेंट निकालोगे तो सिंगल आएगा एक कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर अगर उसके दोनों एंड आपस में कनेक्ट है तो वो बेकार हो गया, यानी कि वो पूरा कॉम्बिनेशन ही बेकार हो जाएगा। ऐसे यहां पर है रेजिस्टेंस में, याद तुम्हें इतना ही रखना है कि कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर उसके दोनों एंड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा और ये रेजिस्टेंस आप वहां से हटा देंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। अब यहां पर कुछ होते हैं बाद में कंफ्यूजन्स। ठीक है, वो कंफ्यूजन समझ लो आप कि अगर हमने कहा कि यहां पर एक रेजिस्टेंस हमने लगाया और इस रेजिस्टेंस के जैसे मान लिया किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हो 10 लगे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइंट अगर आपने कर दिए तो बीच के सारे रेजिस्टेंस बेकार हो जाएंगे। तो अगर हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा है तो वैसे तो यहां से आने वाली करंट इसी से फ्लो करते हुए जाएगी। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हमने इनके दोनों एंड्स को यहां पर कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो भी बीच में रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस तुरंत बेकार हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और जब ये डैमेज हो जाएगा तो इसमें तो कोई करंट का फ्लो होगा नहीं। ठीक है, और करंट इसमें नहीं फ्लो करे तो करंट जाएगी कहां से? तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो इन दोनों पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए। और सेम पोटेंशियल की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब आप इसके अंदर जाने वाली करंट की बात करेंगे कि इसमें कितनी करंट जा रही, आई नॉट, तो ये जो आई नॉट है वो V बाई आर होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स को हमने सेम मान लिया, V डैश एंड V डैश। तो ये क्या हो जाएगा, V डैश माइनस V डैश डिवाइडेड बाई आर दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो फिर करंट जाएगी कहां से? क्योंकि बैटरी की ये भी सिचुएशन है कि बैटरी से जितनी करंट निकलेगी उतनी उसमें एंटर भी करेगी, तो उसको ये पाथ मिल जाता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये पाथ मिलेगा तो वो करंट जो है वो इस पाथ के थ्रू होते हुए बैटरी में चली जाती है। ठीक है, अब यहीं से शुरू होते हैं कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ये होते हैं, आपको ये लगने लगता है कि यार जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसमें करंट का फ्लो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें क्यों जाएगी करंट? यहां भी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसमें करंट नहीं जानी चाहिए। तो ये एक्चुअल में जस्ट यहां पर एक समझाने का तरीका होता है कि लगभग पोटेंशियल दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ वहां पर रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल नेग्लेजिबल रहता है। मतलब वो दोनों पॉइंट एक में कनेक्ट हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहेगा वो एकदम नेग्लेजिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी वायर के थ्रू ऐसे एक बैटरी को कनेक्ट किया है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि यहां के दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि ये एंड कनेक्ट किया आपने प्लस से और ये एंड कनेक्ट किया माइनस से, तो जब आप प्लस से माइनस की तरफ चलोगे तो पोटेंशियल लगातार घटेगा ना। ठीक है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। लेकिन जब हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है, अब ये सब एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनके दोनों पॉइंट को आपस में आपने कनेक्ट किया तो कोई बहुत बड़ा वायर थोड़े लगाया जाता है, वो किसी तरह से दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए बस। ठीक है, जैसे कोई बल्ब है तो बल्ब, अगर कोई बल्ब है तो उस बल्ब में ऐसे फिलामेंट होता है और इस बल्ब में ऐसे यहाँ पर दो पॉइंट्स बने होते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट है तो एक में करंट ऐसे जाती है फिर दूसरे से ऐसे पास होती है और ये जलने लगता है।
लेकिन अगर ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाए तो क्या होगा, बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो करंट का फ्लो ऐसे इधर से होने लगेगा और बल्ब बेकार हो जाएगा। तो यहां पर कुछ वैसी ही सिचुएशन है कि ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए। अब ये दोनों पॉइंट अगर बहुत क्लोज हैं, ठीक है, तो बहुत क्लोज होने की वजह से इतने पार्ट का, जैसे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस, हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाता है सेम है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, इसीलिए करंट का फ्लो होगा। तो ये जो पॉइंट हैं दोनों बहुत ही क्लोज हैं, और बहुत क्लोज है तो इसका रेजिस्टेंस लगभग लगभग जीरो ही तो हो जाएगा। रेजिस्टेंस एक वायर का निकालेंगे, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस जो बनाए जाते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर इन रेजिस्टेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वायर अगर कनेक्ट करो तो उसका इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ही नहीं होता, तो रो एल बाई ए पर डिपेंड करेगा ना, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता नहीं। तो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, और ये रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है, नेग्लेजिबल है, क्योंकि इसकी लेंथ ही एकदम नेग्लेजिबल हमने कर दी। तो अगर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है तो इसके क्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे V इज इक्वल टू आई आर से, तो जो R है वो अगर नेग्लेजिबल है, लगभग जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वो मान लिया जाता है जीरो, लेकिन वो एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, लगभग जीरो होता है। क्योंकि अगर हम प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल में चेंज तो आना ही आना है, लेकिन अगर हम बहुत बड़े डिफरेंस में होंगे तो चेंज आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप ये पॉइंट ले लो, उसी के पड़ोस का एक पॉइंट ले लो, तो लगभग डिफरेंस क्या दिखेगा आपको, जीरो। तो इसलिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें जो करंट का फ्लो है वो इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई करंट का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा अपोजिशन होगा ना, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है और डिफरेंस बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, लगभग नेग्लेजिबल हो गया, लगभग आपने सेम मान लिया। ठीक है, तो लगभग यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, और करंट इधर से चली जाएगी क्योंकि इधर अपोजिशन ही नहीं है, इधर वायर जोड़ा है ना, और इधर क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब एक अच्छा खासा अपोजिशन, और जो सिंपल वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा तो, लेकिन वो एकदम नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस ही रहता है। ठीक है, बहुत कम ही रेजिस्टेंस रहता है, जैसा यहां पर बताया गया। तो आप ऐसे सोचो कि आपके सामने एक जगह से दूसरी जगह जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत अच्छा है और दूसरे रास्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कांटे बिछा दिए गए हैं तुम्हारे रास्ते में। ठीक है, तो क्या होगा, तो कांटों पे चल के तो जाओगे नहीं, अब तुम लोग तो बिल्कुल नहीं जाओगे। ठीक है, कांटा हटा के जाएंगे। हाँ, तुम लोगों से यही उम्मीद ही की जा सकती है। ठीक है, कि कांटा हटाएंगे तब जाएंगे, सीधा वाला रास्ता तो तुमको दिखता ही नहीं है, साफ सुथरा वाला। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली बात करें तो कोई भी इंसान, दो रास्ते होंगे तो जो बढ़िया रास्ता होगा सिंपल सा उसी पे जाएगा। तो वही करंट के लिए है कि करंट के सामने दो रास्ते हैं, एक में बहुत ज्यादा अपोजिशन है और एक में नेग्लेजिबल अपोजिशन है। ठीक है, तो जो नेग्लेजिबल अपोजिशन है उसी को करंट फॉलो करेगी यहां पर। ठीक है, तो समझ में आ गया ना यहां पर कि जो यहां पर कंडीशन है, इसको समझाने का पर्पज इतना था क्योंकि यहां पर बहुत लोगों को बाद में कंफ्यूजन हो जाता है, जो लोग थिंक करते हैं। वैसे तुम लोगों को होता नहीं, वो तो हमें पता है, तुम लोग सोचते ही नहीं हो, लेकिन पहले जो स्टूडेंट्स थे उनको, उनमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, बाद में उनको कंफ्यूजन हो जाता था, तो हम क्लास में पूरा ढंग से ही इसी तरह समझा देते थे कि ये कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप थिंक करते तो ये कंफ्यूजन आपको होता कि यहां अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट इधर नहीं जा रही तो इधर कैसे चली गई। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया कि एक्चुअल में उसके जाने का तरीका क्या है, क्यों वो जा रही करंट। लेकिन आपको अब सिंपली ये सारी चीजें भूल जानी है, ये सिर्फ आपको ऐसे समझा दिया गया था कि ऐसा यहां पर कैसे होता है। मेन पॉइंट आपका सिर्फ इतना है कि रेजिस्टेंस यहां पर है, और अगर उस रेजिस्टेंस के दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर आ गए, ठीक है, मतलब आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, तो अगर वो सेम पोटेंशियल पर आ गए तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बचेगा, और इसे हम कहेंगे दिस इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ऐसे रेजिस्टेंसेस को हटा के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा।
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसा कैपेसिटर में पूछा गया था आपसे, वैसे यहां पर है कि इसका कितना आ जाएगा 2.4। यहां पर अगर आप 5 ओम देखें तो 5 ओम के ये जो दोनों एंड है वो सेम पोटेंशियल पर आ गए, ये भी बी पर है और ये भी बी पर। तो अगर सेम पोटेंशियल पर आ गए तो ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब बचा नहीं। तो आप यहां पर फिर इस रेजिस्टेंस को हटाएंगे और फिर जो बचेगा उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से ये है ए बी, यहां पर है 6 ओम और ये है 4 ओम। ठीक है, तो जो आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, 2.4। कितना आएगा 4 ओम 1.5 1 ओम आएगा इसका रेजिस्टेंस। अगर आप यहां पर देखें तो ये तो तुम्हें सीधे सीधे दिख गया और इसमें कंफ्यूज हो गए। ये क्या दिखा है इसमें 4 ओम, ये शॉर्ट सर्किट है ना, डायरेक्ट इसके दोनों पॉइंट जो है कनेक्ट है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या हो गया शॉर्ट सर्किट। तो एक तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और अगर आप देखें तो ये सभी बेकार हैं, सारे शॉर्ट सर्किट हैं। ये पॉइंट आप देखो यहां डायरेक्टली कनेक्ट है। तो जो पीछे क्वेश्चन आपको कराया गया था इसी तरह का, उस क्वेश्चन में यहां पर और यहां पर एक एक रेजिस्टेंस दिया गया था, इसलिए वो शॉर्ट सर्किट नहीं था। यहां पर ये दोनों रेजिस्टेंस हटा दिए गए। तो अगर आप इसको सोचें कि आप यहां पर ये इसे यहां से जोड़ दिया, आपने यहां से जोड़ दिया, तो ये 3 और 3 हो जाएगा 1.5, और इसे आपने यहां जोड़ दिया और इसे यहां जोड़ दिया और ये हो गया 1.5 1.5 1.5 कितना 3। लेकिन वो जो 3 ओम का रेजिस्टेंस ये पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा, वो ऊपर इधर से भी कनेक्ट है और इधर से भी कनेक्ट है, मतलब दोनों साइड से शॉर्ट सर्किट है। तो एक ही साइड से शॉर्ट सर्किट होगा तभी वो बेकार हो जाएगा। तो ये तो ऊपर से इधर से भी कनेक्ट है और ये पॉइंट इधर से कनेक्ट है, मतलब यहां पर जो ये पॉइंट है ये डायरेक्टली बी से कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच के जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब सॉल्व करने के बाद इस सिचुएशन में आएंगे और ये क्या बन गया शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब ये सभी बेकार हैं और ये हो जाएंगे शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो ये भी बेकार हो गए, ये भी बेकार हो गए, सिर्फ ये वाले रेजिस्टेंसेस यहां पर बचेंगे और इसका हो जाएगा 1 ओम, दैट इज आर इक्विवेलेंट यहां पर आ जाएगा 1।
ए और बी के बीच में आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8 ओम और 11 ओम और 8 11, दो आंसर्स आ रहे हैं 8 एंड 11, 8 11 8 कितना है, नहीं 11 और है किसी का 8 और 11, दो आंसर्स यहां पर आ रहे हैं, तो ये तो आए कहना थोड़ा सही हो जाएगा, 8 ओम सही होगा 11 नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखें कि जैसे ए और बी ये दोनों यहां पर पॉइंट हैं, तो इनके बीच में ही अगर आप बैटरी कनेक्ट करें, क्योंकि इन्हीं के बीच आपको निकालना है, तो इनके बीच अगर बैटरी कनेक्ट करें तो सबसे पहले ये बेकार हो जाएगा, ये वाला बेकार हो गया और ये बेकार, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट में हो गए ना, तो ये तो सभी हो गए बेकार। अब यहां पर ये जो दोनों हैं, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे भी, तो ये पूरा इतना सॉल्व होने पर, ये सीरीज में है ना दोनों, तो ये सॉल्व होने पर कितना आ जाएगा 4 ओम। मतलब यहां पर आप एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे, लेकिन उस 4 ओम रेजिस्टेंस के दोनों एंड सीधे सीधे सेम पोटेंशियल पर हो गए, और इसलिए वो क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट। मतलब ये सॉल्व तो हुआ 4 ओम, लेकिन ये 4 ओम किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों एंड आपस में कनेक्ट है डायरेक्टली, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ऊपर कोई नहीं होगा। कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि जब ये शॉर्ट सर्किट है तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट थोड़े हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर कहां है, ये डायरेक्ट थोड़े कनेक्ट है, यहां से बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना, ये डायरेक्ट थोड़े कनेक्ट है, यहां से बीच में रेजिस्टेंस है, इधर भी आप देखो रेजिस्टेंस है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो इस रेजिस्टेंस की कंडीशन अगर आप देखो तो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई ना कि ये ऐसे है और रेजिस्टेंस ऐसे, ये 4 ओम वाला, तो इसलिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर बेकार हो गया और बाकी सभी रेजिस्टेंसेस यहां पर रहेंगे। तो ये 10 2 और 1 इनको हटाना है और आपको ये वाला पूरा पार्ट हटाना है। इतना पार्ट अगर आप हटा देंगे तो जो बचेगा वही यहां पर आपको बस सॉल्व करना रहेगा। तो आप ये पहले बना लो, फिर मैं इसी में से हटा देता हूं, ठीक है। जैसे दिखाया गया ऐसे दिखा के फिर आप इनको हटा लो, यहां से पहले ऐसे क्रॉस कर लो, फिर मैं हटा दूंगा इसे। बना लिया ना इतना, अब ये मैं इसमें से हटा दे रहा हूं। बैटरी तो ऐसे बस दिखाई गई थी आपको यहां पर, ये इतना पार्ट हट गया, ये जो पार्ट बेकार था ये भी पार्ट यहां से चला गया, और ये रेजिस्टेंस यहां से हटा देंगे और इस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनली ये सर्किट आपके पास बचेगा। अब इस सर्किट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 और ये 1 ये सीरीज में है, कितने हो गए 4 ओम, और ये तीनों पैरेलल में है, 4 ओम 2 ओम और 4 ओम। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आप साथ में सॉल्व करो, जैसे साथ में करेंगे तो आप 1/4 1/2 1/4 लिखेंगे फिर करेंगे सॉल्व। लेकिन अगर आपको कुछ सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं तो दो दो को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक 4 होता है, एक 3 होता है, एक 6 होता है, तब तो आप 1/, में लिखते। लेकिन ऐसे आप ऐसे देख सकते हैं ना, 4 और 4 पैरेलल में 2 हो जाएगा, और 2 और 2 पैरेलल में आ जाएंगे 1 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे भी अलग से भी तो भी ये आएगा 1 ही हो। तो वो हम डायरेक्टली भी ऐसे कह सकते हैं, 4 और 4 क्या हो गया, यहां पर 2 और 2 और 2 क्या हो जाएगा 1।
और वैसे आप लिखकर सॉल्व करते, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते तो 1/4, 1/2, 1/4 लिखकर। तो ये 1 आ गया, ये क्या है 2 और ये क्या है 5, तीनों कैसे हो गए सीरीज में। दैट मीन्स जो आर ए बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 + 1 + 5 दैट इज 8।